बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम जो है वो कायद-ए-आज़म के जो 14 पॉइंट्स हैं उनका क्रिटिकल रिव्यू लेंगे और देखेंगे कि कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे और इन्होंने जो है वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया हिंदुस्तान की हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड की बात करें कि भाई ये जो बैकग्राउंड है 14 पॉइंट्स का वो क्या था, तो उससे पहले मैं बाकी सारे इवेंट्स की डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा, आपने वहाँ पे जो है उसको जाके बाकी सारे इवेंट्स देख लेने हैं। ठीक है, वहाँ पे 14 पॉइंट्स जो है वो मिसिंग थे और उनकी क्रिटिकल एवोल्यूशन जो है वो मिसिंग थी, जिसलिए मैं इसको सेपरेट जो है वो बना रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि साइमन कमीशन जो है वो 1927 के अंदर और समटाइम्स को 1928, एक्चुअली में ये 1928 के अंदर ही आया, लेकिन आपको मेजॉरिटी बुक्स के अंदर जो है वो 1927 मिलेगा। तो 1928 में जो है वो साइमन कमीशन जो है वो आया। अब साइमन कमीशन क्यों आया, सबसे पहले ये बात ज़रा समझिएगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो पूरी की पूरी एक कोशिश हो रही थी एक नया आइन बनाने की। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो रिफॉर्म की कोशिश की जा रही थी कि एक ऐसा आइन बनाया जाए जो कि हिंदुस्तान की जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, ख़ास करके जो हिंदू हैं और ख़ास करके जो मुसलमान हैं, ये जो दो बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, इनको एक्सेप्टेबल हों। ठीक है, क्योंकि इससे पहले क्योंकि कांग्रेस की अक्सरियत थी और कांग्रेस क्यों क्यों कांग्रेस जो है वो हिंदुओं को ज़्यादा रिप्रेजेंट करती थी, तो मेजॉरिटी हिंदुओं की थी, तो ओबियसली जो है वो फिर उन्हीं को देख के ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता था। लेकिन जिसे मुस्लिम लीग जो है वो नहीं मानती थी, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस थे वहाँ पे कि कोई भी सिस्टम लेके आ रहे थे तो वो वहाँ पे काम नहीं कर रहा था। तो इसलिए 1919 के अंदर जो जेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो आई थी, ठीक है, 1919 के अंदर जिनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसमें यह तय हुआ था, जिसमें डायरची सिस्टम रखा गया था। तो 10 साल बाद कहा था कि इस सिस्टम को हम देखेंगे कि क्या यह सिस्टम हिंदुस्तान के लिए बेहतर है कि नहीं है। 10 साल का जो है वो टाइम फ्रेम रखा गया था। अब जब 10 साल पूरे हो गए, यानी 10 साल तो 1929 में पूरे होने थे, लेकिन 1928 को जो है वो 3 फेब 1928 को जॉन साइमन की सरबराही में जो है वो एक कमीशन हिंदुस्तान आया। गो कि इस कमीशन को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया, इंडियंस ने रिजेक्ट किया, उसको व्हाइट कमीशन का नाम भी दिया गया, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो है वो गोरे शामिल थे और कोई भी हिंदुस्तानी जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं था। तो इस वजह से इसको वो पजीराई नहीं मिल सकी। लेकिन गो कि उसने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो मुरतब करनी थी, तो उसने अपनी एक रिपोर्ट बनाई और 1930 के अंदर जो एक रिपोर्ट जो है उसने पब्लिश की थी, जिसमें उसने डायरची सिस्टम को खत्म करने का प्रपोजल दिया था साइमन कमीशन ने, और ये कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर फेडरल गवर्नमेंट ही जो है वो कामयाब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रेसिज्म है या कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। तो ये प्रपोजल था, यानी कि साइमन कमीशन का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की तर्ज पे एक एफर्ट हो रही थी। इसी के साथ साथ 1928 के अंदर ही जो है वो नेहरू रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई थी। मोतीलाल नेहरू जो है जिन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जो कि अगस्त 1928 के अंदर पब्लिश हुई थी। इसके अंदर जो उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए थे, इसका भी ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूँ, यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन उन्होंने ये कहा था मोतीलाल नेहरू ने कि अगर आपने दिसंबर 1929 तक इन प्रपोजल्स को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ना बनाया, अंग्रेजों को ये बात कही जा रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बाइकॉट करेंगे आपका, अगर ये एक्सेप्ट नहीं होते, जो कि एक्सेप्ट नहीं हुए थे। बाद में उन्होंने बाइकॉट भी किया था। और इसी दौरान उन्होंने क्या किया था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो बुलाई थी कोलकाता के अंदर, उसमें दिसंबर 1929 में सब पार्टीज ने नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया था, सिर्फ मुस्लिम लीग को छोड़ के। कि मुस्लिम लीग ने कुछ कंडीशंस रखी थी यहां पे कि अगर आप इन कंडीशंस को मानेंगे, इनको साथ शामिल करेंगे नेहरू रिपोर्ट के अंदर, फिर तो हम मानेंगे कि नेहरू रिपोर्ट ठीक है हमारी तरफ से भी होगी, अदरवाइज मुसलमान जो है उसको नहीं मानेंगे। जिसमें उन्होंने बात की थी कि भाई 1/3 जो है वो मुसलमानों को राइट दिया जाए, इसी तरह से सूबों को जो है आज़ादी दी जाए। तो वो कुछ इन्होंने कंडीशंस रखी थी, जिसको नेहरू रिपोर्ट ने या कांग्रेस ने जो है वो कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। अब जब रिजेक्ट किया गया तो उसके बाद कायदे आजम ने फिर अपने फेमस 14 पॉइंट्स दिए और उन्होंने ये बात कही कि भाई एक बात हिंदुस्तानियों और गोरो अब दोनों सुन लो। क्या सुन लो, कि अगर ये 14 पॉइंट्स आप शामिल नहीं करेंगे, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन होगा, नए आइन के अंदर अगर ये 14 पॉइंट्स शामिल नहीं होते, तो जो मुस्लिम लीग है, जो ये दावा कर रही है कि मुसलमानों की जमात है, वो नए कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और जब नहीं करेगी तो उसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आएगी और यही इंस्टेबिलिटी ही चलती रहेगी। तो ये 14 पॉइंट्स इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि कायद-ए-आज़म का ये फोकस था कि ये 14 पॉइंट्स जो है मुसलमानों की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल कर दिए जाए, ताकि मुसलमान भी जो है जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आए उसको एक्सेप्ट करे। तो ये सारी एफर्ट्स जो हैं वो सारी की सारी एफर्ट्स किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, आइन बनाने के लिए हो रही थी। और अंग्रेज ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से हिंदुस्तानी खुद से अपने लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दें, ताकि बाद में इनको जो है प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हिंदुस्तानी, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस का ही आपस में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स थे, जिस वजह से उनका एक पेज के ऊपर आना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो पहले जो है वो जेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स
आई 1919 के अंदर, 10 साल बाद उनके ऊपर कमीशन भेजा गया, साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी कि भाई फेडरल गवर्नमेंट लेके आए, लेकिन साइमन कमीशन को यहाँ रिजेक्ट किया गया और उसके अगेंस्ट में नेहरू रिपोर्ट दी गई कि भाई ये चीजें आपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करनी है। नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने मानने से इनकार किया कि आप जब तक उसके अंदर चेंजेस नहीं करेंगे, और उसके के तौर पे 14 पॉइंट्स आए। ये इसका था बैकग्राउंड, ठीक है। अब बढ़ते हैं 14 पॉइंट्स की तरफ। वो क्या 14 पॉइंट्स थे जो कायदे आज़म ने कहे। अब इन 14 पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए सबसे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जी, द फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल विद द रेजिड्यूरी पावर्स लाई टू द प्रोविंसेस। कि जो फॉर्म होगी, ठीक है जी, जो हुकूमत की फॉर्म होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो फॉर्म होगी, आइन की जो होगी, वो कैसा होगा? वो आइन वफाकी होगा, यानी कि फेडरल होगा, ठीक है जी, वफाकी आइन होगा। और वफाकी आइन में जो वफाक के पास इख्तियारात होते हैं, उन इख्तियारात के अलावा जितने भी इख्तियारात हैं, वफाक के पास कौन से इख्तियारात होते हैं? वफाक के पास जो स्टेट के पास एक इख्तियारात होते हैं, ठीक है, जो करेंसी के हैं, जो डिफेंस के हैं, उसके जो कम्युनिकेशन के हैं, ये होंगे। उसके अलावा जो बाकी जो उसके पास पावर्स हैं वो सारी की सारी सूबों के पास जाएंगी। सबसे पहला नुक्ता कायदे आज़म का ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाएंगे भाई इन फ्यूचर, वो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहली बात तो ये फेडरल होना चाहिए, ठीक है। और फेडरेशन के पास जो पावर्स हैं, उसके अलावा जितने भी पावर्स हैं जो लोगों से डील कर रही हैं, जो उनकी हेल्थ से हैं, जो एजुकेशन से हैं, जो बाकी जितने भी इदारों से रिलेटेड हैं, वो सारी की सारी प्रोविंसेस के पास जाएंगी। जैसे आज हम देखते हैं पाकिस्तान या इंडिया के अंदर जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो ऐसा ही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा पॉइंट क्या था? अ यूनिफॉर्म मेजर्स ऑफ ऑटोनॉमी शुड बी ग्रांटेड टू ऑल प्रोविंसेस। यानी कि जितने भी सूबे हैं वो सारे के सारे सूबों को एक जैसे जो है वो सारी की सारी आज़ादी दी जाएगी। यानी उनकी जो पावर्स होंगी, जो ताकत होगी सूबों की, वो एक जैसी होगी। ऐसा नहीं कि जहां पे हिंदू मेजॉरिटी है वहां पे ज़्यादा दी जाए, लेकिन जहां पे हिंदू माइनॉरिटी है वहां पे पावर्स कम होंगी। तो ऐसा नहीं होगा, सब के सब सूबों को एक जैसी ताकत दी जाएगी। थर्ड पॉइंट था, all legislators in the country and the elected bodies shall be constituted on the principle of adequate and effective representative of minority in every province without reducing the majority in any province to a minority or even equality। कि भाई जितने भी सारे के सारे लेजिस्लेटर्स हैं, जितनी भी इलेक्टेड बॉडीज हैं, ठीक है, जहां पे भी लोग इलेक्ट होके आए हुए हैं, वो सारे के सारी जो लेजिस्लेटर्स हैं, वो इसके अलावा जो इलेक्टेड बॉडीज हैं, ठीक है, जहां पे लोग इलेक्ट होके आते हैं, वहां पे क्या होगा कि वहां पे सब के सब की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो इक्वल होगी। और साथ में माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, जो अकलियतें हैं, ठीक है, जिसमें मुसलमान सबसे पहले नंबर पे हैं, ठीक है, साथ में सिख हैं और साथ में ईसाई हैं। ये तीन सबसे बड़ी अकलियतें उस टाइम पे मौजूद थी। तो कहा जो अकलियतें हैं उनको भी इफेक्टिव जो है और एक हिसाब से, एक तनासुब से जो है उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी हर सूबे के अंदर, और विदाउट रिड्यूसिंग माइनॉरिटी। और किसी भी माइनॉरिटी को किसी सूबे के अंदर कम नहीं किया जा सकेगा। यानी उनको ये खतरा था कायदे आज़म को कि भाई जहां पे जैसे पंजाब है या बंगाल है तो यहां पे मुसलमानों की अक्सरियत ज्यादा थी, तो कायदे आज़म को ये खतरा था कि भाई ये यहां पे कोई ऐसी चेंजेस ना कर दे जिससे यहां पे जो पंजाब और बंगाल के मुस्लिम अक्सरियती सूबे हैं ये कहीं पे हिंदू या सिख अक्सरियती सूबे ना बन जाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि उनके अंदर चेंजेस नहीं की जाएंगी, ठीक है, ना ही उनको कम किया जाएगा और ना ही उनकी इक्वालिटी को किसी तौर पे छेड़ा जाएगा। तो सब के सब जितनी भी इलेक्टेड बॉडीज होंगी उनमें यानी कि सबको जो है वो माइनॉरिटीज को भी हिस्सा दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है जी? इन द सेंट्रल लेजिस्लेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शेल नॉट बी लेस देन 1/3। कि जो सेंट्रल लेजिस्लेट है, जो वफाक होगा जहां पे दिल्ली के अंदर, ठीक है, जो वफाकी असम्बली होगी, उस वफाकी असम्बली के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी अक्सरियत 1/3 से कम नहीं होगी, ठीक है जी, उसको 1/3 यानी कि मुसलमानों को अक्सरियत दी जाएगी वहां पे। नंबर 5 पे, नो बिल और रेजोल्यूशन, यानी कोई भी ऐसा बिल या रेजोल्यूशन और एनी पार्ट या कोई भी ऐसी चीज जो कि पास होने वाली है, जो कि कानून बन सकती है, देयर ऑफ शेल बी पास्ड इन एनी लेजिस्लेट और अदर इलेक्टेड बॉडी इन 3/4 मेंबर्स, ठीक है, 3/4 मेंबर्स ऑफ एनी कम्युनिटी इन दैट पार्टिकुलर बॉडी अपोजिट, ठीक है जी, इट इज एज बीइंग इंजूरियस टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। यानी कि कोई भी ऐसा बिल या रेजोल्यूशन या मुसवदा, हम इसे कह सकते हैं मुसवदा, जो भी बिल पास ना हुआ हो, जो बिल पास करने के लिए दिया गया हो, क्योंकि पास हो जब बिल हो जाएगा, तो कोई भी ऐसा मुसवदा जो कि असम्बली में पेश किया जाएगा, ठीक है जी, अब वो उस वक्त तक पास नहीं हो सकता जब तक कि एक खास कम्युनिटी,
ठीक है, जिसके लिए वो पेश किया जा रहा है, अगर उस कम्युनिटी के 3-4 मेंबर्स उसके ऊपर ना कर देते हैं, उसको नहीं मानते, तो वो पास नहीं हो सकता। और वो क्योंकि वो स्टेट इंटरेस्ट के खिलाफ है, इसलिए उसको, और कम्युनिटी इंटरेस्ट के भी खिलाफ है, वो जो खास कम्युनिटी है। यानी इसका मतलब जरा समझिएगा, इसका मतलब ये है कि देखिए एक सेंट्रल लेजिस्लेट है, एक सेंट्रल लेजिस्लेट के अंदर हुकूमत कोई भी बिल पेश कर सकती है, और हुकूमत किसकी होगी? हुकूमत मिक्स होगी, ठीक है, हुकूमत जाहिर बात है कांग्रेस भी होंगे उसके अंदर, उसके अंदर मुसलमान भी होंगे, तो उसमें बिल पेश किया जा सकता है। और बिल पास किस बिना पे होता है? असेंबली के अंदर देखिए 2/3 वोट्स चाहिए होते हैं बिल को पास होने के लिए, और वो 2/3 वोट्स कोई भी हो सकते हैं, यानी असेंबली मेंबर्स हो सकते हैं ना। तो ओबियसली जब वहां पे अक्सरियत कांग्रेस के लोगों की है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वो बिल अगर मुसलमानों के इंटरेस्ट में नहीं भी होगा, या कोई दूसरी कम्युनिटी सिख या ईसाई उनके इंटरेस्ट में नहीं भी होगा, तो पास हो सकता है, क्योंकि अक्सरियत जो है वो कांग्रेस की होगी। तो कहा यह गया कि भाई अगर कोई भी कम्युनिटी से रिलेटेड बिल है, यानी वो मुसलमानों से या सिखों से या ईसाइयों से रिलेटेड बिल है, तो जब तक इसके लोग उसे पास नहीं करेंगे तब तक वो पास नहीं होगा। क्योंकि अगर मुसलमानों से रिलेटेड बिल है और मुसलमान 2/3 से जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं, या 3/4 रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो बिल पास नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि ये से पहले होता रहा 1929 में जब ये पॉइंट्स आए, तो उससे पहले ऐसा होता था कि कांग्रेस की मेजॉरिटी थी तो बिल पास करती थी। नंबर 6 पे बढ़ते हैं जी। नंबर 6 क्या था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनल ग्रुप्स शेल कंटिन्यू टू बी बाय सेपरेट इलेक्शंस provided that it shall be open to any community at any time to abandon its separate electorates in favor of joint elections। ठीक है जी, कहा जी कि जितने भी कम्युनल ग्रुप्स हैं, कम्युनल ग्रुप्स का मतलब क्या है? जो मुसलमान हैं, मुस्लिम लीग के रिलेटेड जो सिख हैं, ठीक है, ये कम्युनल ग्रुप्स हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो जितने भी कम्युनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको वो अपना जो इंतखाब का तरीका है वो जुदागाना ही रखेंगे, जुदागाना इंतखाब ही होगा। ये वही बात है जो कि हमने देखा था इससे पहले, जो है वो मंटो मॉरले रिफॉर्म्स के अंदर जो 1909 के अंदर आई थी, उसके अंदर भी एक्सेप्ट की गई थी मुसलमानों की सेपरेट इलेक्शंस की जो बात थी, उसको एक्सेप्ट किया गया था कि वाकई में भाई कि अगर एक हल्के के अंदर वो 5 लाख लोग हैं, जिसमें से 4 लाख जो हैं वो हिंदू हैं और 1 लाख मुसलमान हैं, तो फिर तो हिंदुओं का नुमाइंदा ही जीतेगा। तो ऑब्वियसली तो इसका मतलब ये है कि मुसलमानों का जो वहां पे वोटिंग सिस्टम होगा वो इस 1 लाख के बीच में से होगा। तो सेपरेट इलेक्शंस, तो यहां पे भी कहा गया कि जो सेपरेट इलेक्शंस हैं हर कम्युनिटी के, वो सेपरेट इलेक्शंस होंगे, वो कंबाइन नहीं होंगे। हां, अगर कोई कम्युनिटी जो है वो खुद से सरेंडर करती है और ये कहती है, जैसे सिख जो है वो अगर सरेंडर करते हैं, लेट सपोज कि भाई हमारे जो है वो इज्तिमाई एक साथ ही जो है वो इलेक्शंस हो, जुदागाना हमें सीट ना दी जाए, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, फिर जॉइंट इलेक्शंस नहीं हो सकते। जॉइंट इलेक्शन उसी सूरत में होंगे जब वो कम्युनिटी या कम्युनल ग्रुप खुद जो है वो कहेगा, वरना सेपरेट इलेक्शंस ही होंगे हर कम्युनिटी के। नंबर 7 कहा एनी टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी, कोई भी टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन, उसको दोबारा से जो है वो दोबारा से उसकी टेरिटरी को छेड़ना, आगे पीछे करना, विच माइट एट एनी टाइम बी नेसेसरी विल नॉट इन एनी वे अफेक्ट द मुस्लिम मेजॉरिटी इन पंजाब, बंगाल एंड NWFP, कि किसी भी टाइम पे अगर आप कोई टेरिटोरियल चेंज लाते हैं, ठीक है, कोई हदूद जो है वो दोबारा से मुकर्रर करते हैं किसी भी सूबे की, तो उसमें आप जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं, यानी पंजाब है, बंगाल है, या सरहद का जो इलाका है, इनको नहीं छेड़ेंगे, या इनके अंदर जो है वो चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। जो कि मैंने आपको कहा कायदे आज़म को जो मसला था वो यही था कि पंजाब और बंगाल को कहीं जो है वो मुस्लिम अकलियत में ना बदल दिया जाए, मुस्लिम अक्सरियत के सूबों को। नंबर 8 फुल रिलीजियस लिबर्टी दैट इज लिबर्टी ऑफ द बिलीफ, वर्शिप्स एंड ऑब्जर्वेंस एंड प्रोपेगेंडा, एसोसिएशन एंड एजुकेशन शेल बी ग्रांटेड टू ऑल कम्युनिटीज, कि भाई जो मजहबी आज़ादी है, ठीक है, रिलीजियस जो लिबर्टी है, मजहबी आज़ादी है, जो उनके वर्शिप्स हैं, जो भी बिलीव हैं, किसी भी जो ताल्लुक रखता है किसी भी कॉज से अंदर, उसका जो भी बिलीव है उसको पूरी की पूरी आज़ादी होगी कि वो बिलीव्स के ऊपर काम कर सके, उसको एजुकेट कर सके, उसको प्रमोट कर सके, और उसकी गारंटी दी जाएगी कि भाई कोई हर कम्युनिटी वहाँ पे यानी कि अपनी अपनी प्रीचिंग्स कर सके, किसी कम्युनिटी को छेड़ा नहीं जाएगा। मुकम्मल मजहबी आज़ादी, ये पॉइंट ये है, ठीक है। नंबर 9 सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, बम्बई मुंबई का पुराना नाम, ठीक है, बम्बई जो है उसको सिंध से जुदा किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि सिंध जो है वो मुस्लिम अक्सरियती सूबा था, वहाँ मुसलमान ज़्यादा थे, और बम्बई में जो है वो हिंदू ज़्यादा थे। तो जब बम्बई और सिंध एक होंगे तो इसका मतलब यह है कि बम्बई की आबादी तो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब यह है कि सिंध जो है वो भी फिर एक किस्म का बम्बई के साथ शामिल होकर हिंदू मेजॉरिटी सूबा बन जाएगा, जबकि अगर उसे सेपरेट किया जाता है तो वो भी एक मुसलमान अक्सरियती सूबा बनेगा, पंजाब और बंगाल की तरह। ये बात भी साथ में रखी गई। नंबर 10 जी, रिफॉर्म्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन NWFP, बलोचिस्तान
एंड बलूचिस्तान ऑन द सेम फुटिंग एज अदर प्रोविंसेस, के भाई जितनी भी रिफॉर्म्स जो लाई जा रही हैं, ठीक है, जो भी तब्दीलियां लाई जा रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सूबों के सतह पे, उन सूबों की सतह पे NWFP के अंदर भी पूरी की पूरी तब्दीलियां वही लाई जाएंगी और बलूचिस्तान के अंदर भी, क्योंकि उस टाइम तक इन्हें जो है वो मुकम्मल सूबे नहीं माना जाता था, ये जो है वो गवर्नर के अंडर जो है वो सारे के सारा इनका ऑपरेशन होता था, इसलिए कहा गया कि इनको भी जो है वो उसी तरह से यूनिफॉर्म जो है वो इक्वलिटी दी जाएगी। नंबर 11, मुस्लिम्स शुड बी गिवन एडिक्वेट शेयर अलॉन्ग विद अदर इंडियंस इन सर्विसेज ऑफ स्टेट, कि जो सरकारी हुकूमतें हैं, जो सरकारी जो जितनी भी जॉब्स हैं, उन सरकारी मुलाजमतों के अंदर मुसलमानों को भी उनका हिस्सा जो है वो दिया जाएगा बराबर का। बराबर का से मुराद ये है कि जो भी उनकी रिप्रेजेंटेशन बनती है उस हिसाब से उन्हें दिया जाएगा। Number 12, the constitution shall embody adequate safeguard for the protection of the Muslims culture and for the promotion of Muslims education, language and civilization, कि भाई कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जो भी आइन बनेगा, वो इस बात की जिम्मेदारी उठाएगा या उस बात का रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो किस बात की जी सेफगार्ड कर सके, हिफाजत कर सके मुसलमानों की, मुसलमानों के कल्चर की, कल्चरल प्रमोशंस की, मुसलमानों की एजुकेशन की, मुसलमानों की लैंग्वेज की, यानी कि मुसलमानों की जो इकदार हैं ओवरऑल अगर हम कहें तो मुसलमानों के इकदार की जो है वो रिस्पॉन्सिव होगा और प्रोटेक्शन करेगा। कौन सा? जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ये जरूरी होना चाहिए उसके अंदर। नंबर 13, नो कैबिनेट आइदर सेंट्रल, कोई भी जो कैबिनेट है वो सेंट्रल हो चाहे आर प्रोविंशियल, शेल बी रिफॉर्म्ड विदाउट लीस्ट 1/3 ऑफ द मुस्लिम्स माइनॉरिटीज मुस्लिम मिनिस्टर्स, कि कोई भी जो कैबिनेट है, जो कैबिनेट कौन सी होती है, जो कि काबीना है, और काबीना जो है वो दूसरे नंबर पावरफुल है, कोई भी हेड है उसके बाद जो है, तो जो कोई भी कैबिनेट होगी, कैबिनेट चाहे वो सेंटर के अंदर हो चाहे वो प्रोविंसेस के अंदर हो, उसके अंदर एटलीस्ट 1/3 मुस्लिम मिनिस्टर्स मौजूद होंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हिंदू ही होंगे, तो सूबों के अंदर भी और वफाक के अंदर भी मुसलमानों को भी जो है वो कैबिनेट के अंदर उनकी मेंबरशिप दी जाएगी, उनको भी मिनिस्ट्रीज दी जाएंगी। नंबर 14, कि भाई ये बात नंबर 14 क्या है? नो चेंज आइदर शेल बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल लेजिस्लेट एक्सेप्ट विद द कंकरेंट ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन फेडरेशन, ठीक है, कि भाई कोई भी ऐसी चेंज नहीं लाई जाएगी, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेंट्रल लेजिस्लेट के अंदर होगी, कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन कि उसके अलावा, कि जो सबके इंटरेस्ट के लिए वो तो ठीक है, उसके अलावा लेकिन जो किसी के इंटरेस्ट के लिए है, तो जब तक वफाक की इकाइयां जो हैं उसको नहीं मानेंगी, ठीक है, तब तक जो है वो, तब तक जो कंकरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब तक वफाक की इकाइयां उसको नहीं मानेंगी तब तक आप उस चेंज को नहीं ला सकते। यानी आप कोई भी सेंट्रल से कोई भी जो है वो बिल पास नहीं कर सकते उस टाइम तक, जिस टाइम तक जो है आप उस बिल के ऊपर इकाइयों जो हैं, जो यूनिट्स हैं, उनसे राय नहीं लेंगे। जो बाकी सूबे हैं अगर वो भी उसको पास करेंगे और कहेंगे हाँ, क्योंकि बिल तो एक्चुअली में पूरे हिंदुस्तान के ऊपर लागू होगा, तो जब पूरे हिंदुस्तान के ऊपर लागू होगा तो हिंदुस्तान की जो अवाम है वो तो रिप्रेजेंट कर रही है सूबाई असम्बलियों के अंदर भी, तो जब वो वहां पे उनके मेंबर्स उसको इलेक्ट नहीं करेंगे और डायरेक्टली आप यहां से बिल पास कर देंगे तो उनके ऊपर तहफुजात होंगे। इसलिए जब तक जो है ये सूबाई असम्बलियां उस बिल को पास नहीं करेंगी तब तक आप सेंटर के अंदर वो बिल पास नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत टफ और मुश्किल चीज थी कि इससे वाकई में जो है मुसलमानों को जो है वो उनकी अथॉरिटी या उनका राइट मिलना था। अब देखिए ये 14 पॉइंट्स थे सारे के सारे कायदे आज़म के जो उन्होंने 1929 के अंदर दिए, और इससे हमें ये आइडिया होता है कि वाकई में कायदे आज़म की इनसाइट कितनी ज़्यादा थी, कितनी तेज़ थी, कि यही वो इश्यूज़ थे और यही वो प्रॉब्लम्स थे जो मुसलमान वहाँ पे फेस कर रहे थे, और ख़ास करके 1930 के बाद से बहुत ज़्यादा फेस करना शुरू हुए। तो जो 1935 का इंडियन एक्ट था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आया था बाद में, ठीक है, तो उसके अंदर गो कि वो अंग्रेज़ों ने ही बनाया, लेकिन इसकी बहुत से पॉइंट्स में शामिल किए गए थे क्योंकि वो समझते थे कि भाई अगर हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही होगा। क्योंकि इसके बाद 1929 के बाद गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी हुई 1930 के अंदर, ठीक है, जिसके 3 सेशन हुए 31 और 32 के अंदर। तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी हिंदुस्तानी किसी भी रिजल्ट के ऊपर नहीं पहुंच सके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इसलिए फिर यही जो फ्रेमवर्क्स दिए गए थे, जो कायदे आज़म की तरफ से दिए गए या जो मोतीलाल नेहरू की साहब की तरफ से जो दिए गए थे, तो उन्हीं को उन्होंने सामने रख के एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अंग्रेजों ने, और इन चीजों को उन्होंने कहीं ना कहीं ऐड किया। गो के 1935 के जो एक्ट था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था यहाँ पे, फिर भी वो अभी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन इसकी ये चीजें शामिल की गई कि
भाई अगर हमें इन माइनॉरिटीज़ को रखना है। और उस टाइम पे मुस्लिम लीग दो धड़ों के अंदर तकसीम थी जब कायद आज़म ने ये दिए थे, तो दोनों धड़े जो थे, जो सर शफी का जो धड़ा था, ठीक है, सर मोहम्मद शफी का, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया और कायद आज़म के धड़े ने तो खुद ही पेश किए थे। तो दोनों ने ही इसको माना कि हाँ भाई कायद आज़म ने जो पॉइंट्स दिए हैं ये वैलिड हैं और नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये होने चाहिए, तभी हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। तो इसलिए इनको ये जो 14 पॉइंट्स इनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है इंडियन की हिस्ट्री के अंदर, ठीक है जी। तो ये इनका क्रिटिकल एवल्यूएशन थी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट्स सेक्शन मौजूद है आपकी किसी तरह भी फीडबैक के लिए।